बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्लेटो के अटैक की बात कर रहे थे पोइट्री के ऊपर, और उसकी जो जिन ग्राउंड्स पे, जिन तहत पर, जिन बुनियादों पर उसने बात की थी, एक थी अखलाकी और एक थी जज्बाती और दूसरी थी दानश्वराना। अखलाकी बुनियादों पर उसने कैसे अटैक किया, क्या समझाने की कोशिश की उस जमाने के लोगों को। उसने कहा पोइट्री जो है ना, कंड्यूसिव सोशल मोरालिटी कर रही है। अब पोइट्री को अगर हम देखते हैं तो ये कमी कर रही है, फैला रही है। ये क्या कर रही है, ये इसको अच्छे अखलाक को पेश करने के बजाय साजगार नहीं है। किसके लिए कंड्यूसिव नहीं है? मौजू नहीं है, सही लफ्जों में से समझ लिया, मौजू नहीं है, सूटेबल नहीं है। किसके लिए? अखलाकियात के लिए जो माशरे में पाया जाता है। अब शायर जो क्या है, वो क्या करते हैं, वो पैंडर करते हैं टू द पॉपुलर। वो इस बात पर मशहूर करने को ज्यादा जोर देते हैं, पॉपुलर टेस्ट जो इनका ज्यादा, वो जनजन जिसका रुझान हो जाता है उसकी तरफ वो करते हैं। बेशक वो साजगार ना हो माशरे के लिए, वो चाहते हैं कि जो चीज का, जिसका रुझान चल रहा है ना, उसी को चलो, उसी को चलाओ, बेशक वो माशरे में बुराई पैदा करे। नरेट करते हैं ऐसी ऐसी कहानियां कि जिसमें इंसान की बुराइयों को खुशगवार तरीके से पेश किया जाता है। ये भी आपने टेक्स्ट की लाइन है। अब ये चीज जो है ना, उसने डी मोरलाइजिंग इफेक्ट पेश करती है। जैसे उसने कहा अखलाक खराब हो जाता है अगर आप माशरे में वो चीज दिखाओगे जिसकी बुराई का टेस्ट भर रहा है, नरेट करोगे बुराइयों को अच्छाइयां बना के। अभी हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, एक हीरो आता है, ऐसे मुक्का मारता है, 10 बंदे उड़ के जाते हैं। तो ये क्या है? हम कोई ऐसा कर सकते हैं? आम इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये हकीकत से कोसों दूर है और अखलाकी बुराई का बायस बनता है। दूसरा बच्चा जाता है, वो भी कहता है इसको मारूंगा, अगला उसे 2 लगाता है, नाक पे चोट लगवा के आ जाता है। ऐसा होता नहीं है। तो ये डीमोरलाइजिंग हो रही है, हीरोइज्म की चक्कर में आप माशरा खराब कर रहे हैं। उसने कहा यही चक्कर था ड्रामा के साथ भी। ड्रामा के अंदर हमें ट्रेजेडी दिखाई गई है, हमें पोइट्री के अंदर भी ट्रेजेडी दिखाई गई है। ड्रामा चूंकि रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने परफॉर्म हो जाते हैं। पोइट्री हम कभी कभी सुन भी लेते हैं, उसको बेशक परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। उसने कहा वो भी ऐसे ही डिपेंड्स करती थी, और इंटायरली पॉपुलर ऑन द पर्टोनेज, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज होती है जनाब इसी सरपरस्ती में, वो भी मशहूर हो रहा था। यानी पोइट्री के बाद इसका असर ड्रामे भी आ रहा था। दोनों फील्ड। आगे उसने बात कर ली जनाब टेल्स लाइज अबाउट द गॉड। ये जो है ना, ये तो सिडनी में भी बात करनी है इसके ऊपर। उसने कहा खुदा के बारे में कितने झूठ बोलते हो। गॉड जो है और जो उसके ग्रेट हीरोज हैं, उनको क्या तुम पेश करके दिखाते हो कि वो खराब है, वो गैर अखलाकी है, वो बेईमान है, ये दिखाना चाहते हो। दर हकीकत जो सब्जेक्ट है ना, वो तुम्हारा टू ऑल द फॉल्स, तुम्हारे मौजू में सारी बुराइयां हैं। इंडीड इसके बरक्स मौजू में बुराइयां हैं, उन लोगों में बुराइयां नहीं है। आगे चलेंगे तो तुम क्या दिखाते हो? फॉल्ट्स भी दिखा देते हो, फोलिस दिखाते हो, ऐब दिखाते हो, बुराइयां दिखाते हो। एक आम आदमी की, एक ह्यूमन बीइंग की बुराइयां दिखाते हो और खुदा को भी करप्ट बना देते हो। ये तुम क्या करते हो? गॉड के बारे में लाइज करते हो। अगर गॉड ने किसी को पनिश किया है उसकी बुराई की वजह से, उसकी गलती की वजह से, उसके ऐब की वजह से, तो तुम गॉड को कहते हो कि जनाब गॉड खराब है, गॉड डिसऑनेस्ट है, उसने ऐसा क्यों कर दिया। ये गलत है। और ये सारा कुछ हुआ था होमर की इलियाड और ओडेसी में। इलियाड और ओडेसी को ना निकाल के बाहर रखते। इलियाड और ओडेसी, इसे 2 किताबें लिखी थी, बहुत बड़ी एपिक्स थी इसकी। ठीक है। अब उसने क्या किया, दे डेप्रेव पब्लिक टेस्ट। अब पब्लिक का टेस्ट उन्होंने खराब कर दिया, पब्लिक का ज़ौक उन्होंने खराब कर दिया, और मोरालिटी को बिल्कुल महरूम करके रख दिया। मोरालिटी खत्म हो गई। एंड मिलिटेट, और फिर उन्होंने क्या कर दिया जनाब, उन पर असर होने लग गया। किसका? अगेंस्ट रेवरेंस फॉर द गॉड। वो खुदा की इज्जत नहीं करते थे। वो कहते थे ओ हो, खुदा ने यहाँ पर बड़ा ही गलत काम कर दिया, इतना करप्ट, इतनी डिसऑनेस्टी। वो बंदे की जरा सी तो गलती थी, इतनी बड़ी सजा दे दी उसे। बच्चों, लोगों के दिलों में, बच्चों के दिलों में जो माशरा परवरिश पा रहा है, उसके ज़हन से खुदा का कॉन्सेप्ट खराब कर रहे थे। अब उसने कहा है कि ये, वो कहते थे कि ये पोइट का काम है, पोइट का काम है लाइक होमर जैसे बंदे को, कि मस्ट नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्कूल। ये लाइन निकाल के रखें। वो कहता था प्रिस्क्राइब्ड होता है नुस्खे के तौर पर आना, सिलेबस के तौर पर आना, तजवीज करना। अब उसने कहा, प्लेटो ने कहा कि होमर की किताब को सिलेबस से निकाल के बाहर करो, सिलेबस में नहीं चलेगी, क्योंकि इस तरीके से बच्चे माइल हो रहे हैं किसकी तरफ, टू इमिटेट, कि वैसी चीजें करेंगे द डूइंग ऑफ गॉड्स, खुदा के काम करने के नकले
नकले करेंगे उस तरफ माइल हो जाएंगे, इमिटेट करेंगे अपने आप को कि भाई मैं गॉड, गॉड ने ये सजा दिया तो मैं भी ये सजा दूंगा। और अदर हीरोज जैसे कि दूसरे हीरो दिखाए गए थे, ट्रोजन ऑफ वॉर के जो हीरो थे ना वो थे होमर और इसकी होमर की ओडेसी और इलियाड के कैरेक्टर्स में बन जाते हैं। उसने कहा वो सारे के सारे हो जाएंगे। हीरोज एज टोल्ड अस, और जो हीरो बताए गए हैं उनको बाय दीज पोइट्स, इन शायरों के जरिए, एंड बाय देयर मदर्स, और उनकी माओ के जरिए, माओ ने भी बताई, ऐसी ही कहानियां बच्चों को सुनाई। तो क्या बनेगा, बच्चे काम आगे मुस्तकबिल क्या निकलेगा, वो वैसी ही नकलें करेंगे, उसी तरफ टेंड करेंगे, उसी तरफ उनका दिमाग जाएगा। अब इसके रिगार्ड में अगर इसके हवाले से आप एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, शायरी की अगर आप तमासीली और कहानी वाली तशरीह देखते हैं, तो प्लेटो कहते हैं इट इज द सर्टनली बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, ये बिल्कुल, ये प्लेटो की बात है। एक प्लेटो कहता है कि समझ से बिल्कुल बाहर है, और ये बच्चों की पहुंच से जो है उनसे भी बाहर होनी चाहिए। बच्चों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए। क्या नहीं पढ़ाना चाहिए? होमर की एपिक्स। ओके, इसीलिए उसने कहा कि ये सूटेबल जरिया ही नहीं है एजुकेशन का, एजुकेशन का जरिया ये नहीं होना चाहिए। फिलोसोफर अकेले, अलोन, ये मिस्टर प्लेटो कह रहे हैं, अकेले ही है जनाब बहुत मौजूद सब्जेक्ट जो तालीम के लिए जरूरी है। हमारी फिलोसफी से बेहतर कोई तालीम का जरिया नहीं है। ड्रामे को देख लें, ड्रामा बहुत ज्यादा नुकसान देता है। अगर ड्रामे की हम जजमेंट करते हैं, अगर ड्रामे के हम देखते हैं ड्रामे के अंदर क्या होता है, मैटर्स इज लेफ्ट, मामलात को छोड़ दिया जाता है रीडर के ऊपर। जैसे आज वेटिंग फॉर गोडो में हमारे ऊपर मामलात को छोड़ दिया गया ना कि रीडर इसका जाके एंड निकाले कौन था गोडो कौन था नहीं है। लेकिन उस जमाने में प्लेटो ने कहा कि ये रीडर पे अगर आप मामला छोड़ देंगे ना तो हर एक की सोच मुख्तलिफ होती है, तो रिजल्ट फिर ला कानूनियत ही निकलेगा। वो कहेगा मेरे हिसाब से रिजल्ट है, वो कहेगा मेरे हिसाब से रिजल्ट है, और फिर कानून की जिसे कहते हैं ना पैरवी कोई नहीं करेगा, बेराह रवी फैल जाएगी। पोइट्स और ड्रामेटिस्ट जो थे, हमारे ड्रामेटिस्ट जो हमारे ड्रामा लिखते हैं और जो हमारे शायर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपील करते हैं और हमारा दिल मोह लेते हैं टू द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ मैन। शायर और ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं, और उनका बुनियादी रुझान क्या होता है कि लोग हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए, सच एज देयर लव ऑफ द सेंसेशनल। अब उनका लोगों का रुझान, उनका फितरी रुझान किस तरफ होता है, सेंसेशनल की तरफ होता है, अपनी हिस्स की तरफ होता है, अपने जिन्स की तरफ होता है, मोहब्बत की तरफ रह जाता है, मेलो ड्रामा जज्बाती ड्रामे की तरफ रह जाता है। लोगों को ड्रामा अपील करते हैं, अपनी तरफ खींचता है। और अगर इंसान की बुनियादी फितरत देखें तो उसकी फितरत यही है कि उसे जज्बाती कहानियां अच्छी लगती हैं, मेलो ड्रामे अच्छे लगते हैं। और फिर ये मेलो ड्रामे और जज्बाती कहानियां क्या करते हैं, द वल्गर, ये वल्गैरिटी फैला देते हैं। और वल्गैरिटी क्या बन जाती है, एक मॉर्बिड एटीट्यूड्स, एक मरीज बना देती है, हमारे रवैयों में मर्ज पैदा हो जाता है। किसका मर्ज पैदा हो जाता है, वल्गैरिटी का, बेखुदगी का मर्ज पैदा हो जाता है। अगर हम ऐसे जज्बाती फिल्में देखेंगे, पहले लोग बैठ के रोमांटिक फिल्में इकट्ठे नहीं देखते थे, वो कहते थे ना जी ना, बच्चे के साथ ये सीन आ गया हम तो देख ही नहीं सकते, ये सीन उठ के चले जाओ। आजकल तो सारे सीन ही हमारे सामने चल रहे हैं। अब ये चला रहा है कि ऐसे अगर आप ड्रामा को दिखाओगे तो इंसान की फितरत का झुकाव इधर है, तो फिर मॉर्बिड एटीट्यूड्स को निकाल के रखें कि इंसान का रवैया जो है वो बीमार हो जाएगा, मरीज बन जाएगा, एंड दस्ट फॉर द फोस्टर्ड। और फिर इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे, एक बंदा आगे जाएगा दूसरा आगे आएगा, तो ये रवैया आगे चलता जाएगा, सोसाइटी में फैल जाएगा। आगे आ जाए जनाब, उसने ये भी पोएट्री पे क्रिटिसाइज किया है उसकी इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर, कि उसकी जज्बाती ग्राउंड्स भी ठीक नहीं है। अहलाकी तो अहलाकी यानी अखलाक तो माशरे का खराब हो ही रहा है, जज्बात पर भी वो बड़ा बुरा असर डाल रही है। पोइट्री का खास तौर पर इनहेरेंट वो क्या करती है, वीकनेसेस, वो बुराइयों को वर्से में लेती है, खास किस्म की सर्टन इनहेरिटेंट वीकनेस, खास बुराइयों को वर्से में दिया जाता है, और इट अनसुटेबल, और ये गैर मुनासिब है फॉर फॉस्टरिंग विजडम एंड मोरालिटी। फॉस्टरिंग क्या है, आने वाली विजडम के लिए, आने वाले लोगों के लिए ये गैर अखलाकी चीज बन जाती है। दीज इनहेरेंट वीकनेस, ये जो इनहेरेंट वीकनेसेस हमें मिल रही हैं, ये जो वर्षे में आने वाली कमजोरियां मिल रही हैं, ये हैं पोइट्री और ड्रामा। और इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये इसके आगे पोर्शंस है इमोशनल ग्राउंड्स के। प्लेटो के मुताबिक नंबर 1, डिवाइनली इंस्पायर्ड। डिवाइनली इंस्पायर्ड होता है जनाब कि हम वैसे तो अखलाकी से, खुदा से बड़े इंस्पायर होते हैं, हमारे दिल में खुदा की बड़ी जगह होती है। हम कहते हैं कि भाई खुदाई चीजें जो है ना वो ज्यादा हमें मुतासिर करती हैं बनिस्बत किसी भी शख्स की कोई बात, क्योंकि खुदा के कानून पे चलना होता है ना, वो करती है।
और उसके मुताबिक इसका मतलब ये है कि आप शायरी को डू नॉट कंपोज पोइट्री, वो शायरी को तैयार नहीं करते हैं एज क्राफ्ट, जैसा कि शायरी को एक क्राफ्ट, एक हुनर के तौर पर तैयार होना चाहिए था। शायरी ऐसे तैयार नहीं हो रही है। शायरी डिवाइन अगर इंस्पायर्ड करती है तो अच्छी बातें बताओ ना, अखलाकियात की बातें बताओ। जैसे हमारे रावी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे तो हम बच्चों को कहते थे हदीस पढ़ो, हदीसें पढ़ो, बड़ी बड़ी अच्छी वहां पर आपको बातें मिल जाएंगी। तो वो क्या है, वो हम कंपोज करते हैं, वो हम हासिल करते हैं, उनसे हमारा दिमाग तैयार हो जाता है। आगे आ जाए जनाब। उसने कहा जी पोइट्री कंपोज करती है बाय वर्च्यूज, वर्च्यूज अखलाकियात को कंपोज करनी चाहिए उसे, एंड सम इम्पल्स ऑफ मिस्टीरियस, इम्पल्स की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखता है एक तकरीक चलती है, ख्वाहिश चलती है, मिस्टीरियस किसकी, तजस्सुस की ख्वाहिश चलती है, हमारे अंदर और किस्म का तजस्सुस आता है कि मजीद जाने इस चीज को। और अगर हम देखें कि इस किस्म की शायरी तैयार नहीं होगी जो बाय वर्च्यूज तैयार की जाए और उसमें तजस्सुस पैदा हो, और तो वो फिर क्या बनेगा, नॉन रैशनल बन जाएगी, अकल से खाली हो जाएगी, सुपर नेचुरल सोर्स बन जाएगी, जिसमें जिन्नों भूतों के सारे जरिए बताओ वो डाल दें आप अगर उसमें, आउटसाइड देयर ओन पर्सनालिटी, तो उनकी अपनी ही जातियात से बाहर निकल जाएगी। अगर आप कंपोज करते हैं शायरी तो आप उसे एक हुनर के तौर पर कंपोज करें, उसके अंदर अच्छाइयां बताएं, उसके अंदर दूसरी चीजें ना बताएं कि वो शायरी को बिगाड़ दे। अब वो बोलते हैं, वो कौन बोलते हैं, अब हमारे शायर बोलते हैं अनकॉन्शियसली, वो उनमें तो दिमाग ही कोई नहीं है, वो ये बताना ये चाहता है, मैं नहीं कह रही बाबा। अब वो कह रहा है कि अनकॉन्शियसली बोलते हैं, बगैर होशो खवास के शायर बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि म्यूज, म्यूज याद है आपने, ये म्यूज का नाम पढ़ा हुआ है, शायरी की देवी, ये जो शायरी की देवी होती है ये उसे जी जी हमेशा, पता है। जी ये वही है। अब कहते हैं कि वो उनको इन्वोक करते हैं इम्पल्स करे, म्यूज से। ये वही है, इन्वोक ही है, इम्पल्स भी इन्वोक है, कि शायरी की देवी उन्हें इन्वोक करे, शायरी की देवी उन्हें इम्पल्स करे, वो उन्हें भारे, और वो फिर कहेंगे जनाब खुदा से मदद नहीं मांग रहे, शायरी की देवी से मदद मांग रहे, और शायरी की देवी को भी इन्होंने ऐसा बनाया हुआ कि वो अपनी ही आजादी में है, अपनी ही धुन में है, यहाँ पर उससे मदद मांगते हैं लाइक फाउंटेन्स, और ये उस फवारे की तरह है जो कि इजाजत देता है कि फ्लो आउट करे, किसको फ्रीली इधर उधर अपना पानी बिखेरती फिरे। फवारे का पानी जहां मर्जी जाता है, जहां मर्जी छींटे उड़ाता है, फवारे को इजाजत होती है। तो वो कहता है कि शायरों को तुमने बड़ी जबरदस्त इसने बात कर दी है कि ऐसे फवारे की तरह इजाजत दे रहे हो कि फ्रीली अपना इधर उधर जाके पानी बिखेरती पड़े, और हैंस इसके नतीजे में देयर प्रोनाउंसमेंट, वो जो अदा करते हैं, प्रोनाउंसमेंट में आ गया जो ऐलान करते हैं, वो जो डिक्लेयर कर देते हैं, और अनरिलायबल, उन पर तो हम मुख्तस ही नहीं कर सकते, उन पर तो हम एतमाद ही नहीं कर सकते। वो जो हमें ऐलान करके बता रहे हैं, वो जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो अनरिलायबल है एंड अनसर्टन, और गैर यकीनी है। वो एक फवारे की तरह है जिसका पानी इधर उधर झटके खाता फिर रहा है। देयर माइट बी सम ट्रूथ इन देम, हो सकता है बाबा जी शायद उसमें कुछ सच्चाई आ जाए, अब थोड़ा सा मानने को तैयार है, बट दे आर डिवाइनली इंस्पायर्ड, वो ठीक है खुदा से इंस्पायर्ड हैं, खुदा से वो जरूर मुतासिर है, म्यूज भी तो एक खुदा ही है। लेकिन यहाँ पर उसने आके कहा कि ठीक है उस जमाने में क्रिश्चियनिटी भी तो नहीं थी ना, ये उससे पहले की बातें चल रही हैं। अब उसने कहा लेकिन सच पार्शियल एंड इम्परफेक्ट ट्रुथ, लेकिन ऐसा नामुकम्मल, जुजवी होता है ना पार्शियल, जिसमें सिर्फ एक हिस्सा दिखाया जाता है, नामुकम्मल सच्चाइयां मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन्ड, इनका बहुत ध्यान से मुआयना करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने से पहले सोचो सिलेबस में डालना क्या है। सच ट्रुथ कैन बी सब्स्टिट्यूट, ऐसे ट्रुथ जो है, ऐसी सच्चाइयां जो है वो नेमुल बदल हो सकती हैं फॉर नॉलेज, नॉलेज के बदले में बस बेस्ड ऑन रीजंस, सिर्फ उनको रीजंस पे, अक्ल की बातों पे बुनियाद होना चाहिए, तब ही उनका सब्स्टिट्यूट निकलता है। मजीद बड़ा उसने कहा कि ये जो मीनिंग है ना वो हमेशा क्लियर नहीं होते हैं, शायरी के अंदर ढके छुपे हिडन मीनिंग्स होते हैं ना, बाज हिडन मीनिंग्स होते हैं, ये कहता है उसमें हिडन मीनिंग्स होते हैं, और ये आपकी वो है कोटेशन, जो डार्क वाली है ना वो आपने कोटेशन समझनी है। दे आर ऑफन फुल ऑफ ऑब्सक्योरिटीज एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं तसादात, ऑब्सक्योरिटीज होती हैं वो चीजें जो मुबहिम हो, जैसे एम्बिग्यूटीज होती हैं। उसने कहा इसके अंदर कोई चीज क्लियर नहीं होती, वाजिया नहीं होती, एम्बिग्यूटीज होती हैं, और ये तसादात पर मुबहिम होती हैं, यानी मैंने अपने दिमाग से अंदाजा लगाया, मेरा कुछ और अंदाजा, आपका कुछ और अंदाजा, किसी और का कुछ और अंदाजा है। पोइट्स क्या करते हैं, इमोशनल को, हाय हाय हाय, पोइट्स
विद देयर इमोशनल फ्रेंजीज, ये निकाल के रखें, अपने जज्बाती जुनून में आ जाते हैं, और लेक ऑफ मॉरल, उनमें अखलाक की कमी आ जाती है, रिस्ट्रेंट, और फिर वो क्या कर देते हैं, रिस्ट्रेंट कर देते हैं, कन्फाइंड रह जाते हैं, महदूद रह जाते हैं कि वो क्या पेशकश कर रहे हैं, नो सेफ गाइडेंस, ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दे रहे, वो कोई अखलाकियात नहीं दे रहे और कोई इंटेलेक्चुअल डालनेस वराना चीजें नहीं कर रहे। अब बेचना तो ये अपना फलसफा चाह रहे हैं ना, फलसफे के साथ साथ इन्होंने खड़ी खड़ी उसको भी सुनाई है। आगे सी नंबर है, ये सारी हमारी बातें उसी के ग्राउंड पे जा रही हैं जो इन्होंने इमोशनल पे बातें की हैं, ठीक है। इमोशनल के अंदर ये दे रहे हैं ना अपना सारा का सारा, क्योंकि अखलाकियात के अंदर तो इन्होंने इतनी नहीं दी जितनी इन्होंने इमोशनल के अंदर ये सारे पोर्शंस दिए हैं। इमोशनल के अंदर पोर्शन दिए हैं ये सारे नहीं, मॉरल के अंदर ये सारे पोर्शंस दिए हैं। मॉरल और मॉरल से पहले था, हाँ पॉलिटिकल में इतने इनके पोर्शन नहीं थे, ये सारे पोर्शंस इनके मॉरल में जा रहे हैं। तो चलें जनाब, आगे कह रहा है कि ऑफन वो पोइट्स कैन नॉट देमसेल्फ एक्सप्लेन, अक्सर तो शायर बजाते खुद भी बयान नहीं कर पाते कि उन्होंने लिखा ही क्या है, खुद भूल जाते हैं, यानी वो खुद इतनी, उनको बताना चाहता है कि उनके पास खुद इतनी सेंस नहीं होती कि वो बताए मैंने लिखा क्या, और एलिगोरिकली अगर इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, अगर नहीं मैम ये इमोशनल ग्राउंड्स में जा रहे हैं। अच्छा हम इमोशनल ग्राउंड्स पढ़ रहे हैं, मॉरल खत्म हो गई है। यस ठीक ठीक ठीक, चलिए ये भी खत्म होने वाला सवाल हमारा, ठीक हो गया। ओके आगे वो कह रहा है कि हमारी एलिगोरिकली जो इंटरप्रिटेशन कर रही है वो शायद क्लेवर बन जाए, लेकिन वो बेकार है, क्योंकि उनके पीछे दे आर बियॉन्ड द रीच, वो पहुंच से बाहर है, किसी नौजवान की पहुंच से बाहर है, और इमेच्योर बंदा उन्हें समझ नहीं पाता। यानी अगर आप ढके छुपे मफहूम देंगे एलिगोरिकली, तो आप भी इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, मैं भी इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, लेकिन हम लोग वो आलम फाजल तो नहीं है ना जो बड़े फलसफी लोग हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारी इंटरप्रिटेशन में भी हमारी पहुंच से बाहर और में भी वो गलत हो जाए, मे भी वो सही ना हो, मे भी हमारी मेच्योरिटी उसमें आ जाए। ये इसने कहा कि ये मुबहम बातें भी करते हैं, वो भी नहीं ठीक है। एक्सक्लूडिंग लिरिक पोइट्री, अब उसने कहा कि जनाब यहाँ पर बाहर निकाले, लिरिक पोइट्री होती है गजलें जो डाल देते हैं ना, जिनको हम नरेटिव कहते हैं, जो कि बोली जाती हैं। ऑल अदर पोइट्री, दूसरी पोइट्री में जैसे एपिक है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ये हमने सारी वो निकाली थी ना। पोइट्री के अंदर कितनी शाखें निकली थी, पोइट्री की निकली थी शाही, ट्रेजी निकली थी, एपिक निकली थी, कॉमेडी निकली थी, और एक निकली थी वो डेथरेम्बिक हेमंस, ये पोइट्री का एक आपके पास डायग्राम है। अब उसने कहा कि पोइट्री जो है वो इमिटेट करती है, और प्लेटो इसी हवाले से कहता है कि ऑल इमिटेटिव पोइट्री एज प्रीनिशियस। अब ये जो सारी की सारी पोइट्री है ना वो प्रीनिशियस है, वो हार्मफुल है, वो नुकसानदेह है अगर आप ऐसे ही करेंगे शायरी के साथ, क्योंकि शायरी नकल है, और नकल जो है वो कोई फायदे में नहीं दे रही हमें। नकल लकीर के फकीर आप हो गए हैं, नकल कर रहे हैं हम, तो आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे, तो फिर भी वो नुकसानदेह है, पेरिनिशियस नुकसानदेह। आगे आ जाए तो इमिटेटिव पोइट्री को वो कह रहा है, इमिटेटिव पोइट्री द पोइट एंड द रीडर एज वेल, ठीक है, जो जो कुछ होते हैं ना आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ कंप्लीटली, वो अपने आप को मुकम्मल समझ लेते हैं, और क्या करते हैं विद द फिक्शुअस कैरेक्टर, वही बात होगी ना, अपने आप को वो किरदार समझने लग जाते हैं, अपने आप को ट्रोजन वार का हीरो समझने लग जाते हैं, अपने आप को खलनायक समझने लग जाते हैं, अपने आप को राम जाने समझने लग जाते हैं, क्योंकि जो वो देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस, उसमें वो खुद अपने आप को, अपने बच्चे होते हैं ना, इमेच्योर होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, वो समझते हैं कि भाई ये सारी खूबियां हमें में पाई जाती हैं। आगे आ जाए, इस तरह की ये जो इनफेबल्स, जो कमजोरियां होती हैं ना उनके कैरेक्टर की और पर्सनैलिटी की, उसमें वो अपने आप को पाते हैं। ये जुमला क्लियर हो गया ना आगे, कि इन फेबल्स और देयर कैरेक्टर्स, और कमजोर कैरेक्टर्स और कैरेक्टर की कमजोरियां, एंड द पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी में पाई जाती हैं, इमिटेशन, उनको नकल किया जाता है, सून बिकम्स एज अ सेकंड नेचर, और वो हमारी दूसरी फितरत बन जाते हैं। द एक्टर्स हु इमिटेट्स, वो अदाकार जो नकल उतारते हैं, और ही टेंड्स टू बिहेव लाइक, तो वो वैसा ही रवैया भी अपनाना चाहते हैं, वैसे रवैया ही दिखाते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज इमिटेशन, और वो ही उनकी इमिटेशन का एक मकसद बन जाता है, इनकी नकल का एक मकसद जाता है। जैसा वो रवैया अपनाते हैं वैसा ही वो रवैया लोगों को दिखाते हैं, वैसा ही रवैया बच्चे पढ़ते हैं, और फिर सारे एक दूसरे की नकल करते हैं। और नकल को तो ये पसंद नहीं करते थे ना, कहते थे नकल जो है वो सबसे बुरी चीज है। Thus one of who imitates a female part, चलें जनाब, अब यहाँ पर नकल किसकी हो रही है, एक औरत के किरदार की। अगर कोई मर्द को कपड़े पहना के औरत का किरदार करवा दिया गया है, तो वो टेंस, उसका रुझान किस तरफ चला गया, एफेमिनाइट, वो नस्वानियत की तरफ आ गया है, वो अपनी किरदार जिंदगी में भी आके थोड़ा थोड़ा लड़कियों जैसा बोलने लग जाता है। इमिटेशन विल मेक हिम कावर्डली, उसे बुज़दिल बना देती है ये वाली इमिटेशन, क्योंकि उस जमाने में खवातीन तो किरदार नहीं करती थी ना, नेविश बना देती है।
नेविश क्या है, मकार, चालबाज, झूठा बना देती है ना, बोले औरत होता नहीं लेकिन औरत वाली नकलें कर रहा होता है, क्लाउनिश और जोकर सा बना देती है। ये हम इमिटेशन जो किरदार करते हैं वही किरदार वो अपनी जिंदगी में करते हैं। सच रोल्स आर इमिटेटेड फ्रैंकली, और ये इस किस्म के जो किरदार है ना उनको बड़े फ्रैंकली इमिटेट किया गया है, उनको बड़ा जिसे कहते हैं ना दोस्ताना अंदाज में या खुले अंदाज में हमें खोलकर बताया गया है। अगले पोर्शन पे हम बात करते हैं अपने अगले एक्ट में।